हेलो दोस्तों, उदित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपने पिछली क्लास में पढ़ा था रक्त समूह के बारे में, उसी से आगे अपन चलते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या पढ़ेंगे आज? इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो आरएस फैक्टर अपन ने पढ़ा था, आरएस फैक्टर से रिलेटेड ये एक रोग है जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रो का अर्थ होता है लाल, और लाल क्या होता है? आरबीसी। फिर उसके बाद में ब्लास्टोसिस का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं फूटना। क्या बोलेंगे? फूटना। फिटेलिस का अर्थ होता है क्या? शिशु। यानी कि शिशु की आरबीसी के फटने से जो रोग उत्पन्न होता है वो कहलाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। अब होता किस वजह से, क्या कारण है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस होता है? देखो, इस रोग में क्या होता है कि जब पिता तो क्या हो? RH पॉजिटिव, और माता हो वो हो RH नेगेटिव। क्या हो? RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। यदि किसी लड़के की शादी यदि RH नेगेटिव लड़की से हो जाती है तो उनमें उत्पन्न होने वाली प्रथम संतान, कौन सी संतान? प्रथम संतान तो क्या रहेगी? प्रथम संतान क्या रहेगी? जीवित रहेगी। क्या रहेगी? जीवित रहेगी। समझना इस कहानी को। क्या है इस कहानी में? देखो, RH पॉजिटिव का मतलब हो गया, इसमें एंटीजन डी प्रेजेंट है, इसमें क्या है? एब्सेंट है। आपको मैंने एक कहानी बताई थी आपको कि जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव को दे सकता है आई पास में, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है। ये कहानी है। अब क्या हुआ कि जब RS कारक वाला ब्लड जब माता के शरीर या बच्चे के शरीर में जाता है, ध्यान रखना जो संतान होगी, पिता पॉजिटिव है तो संतान भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। जब RS कारक जाता है, संतान में प्रवेश करता है, तो माता के शरीर में इस RS एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है, एंटीबॉडी डी बन जाती है। ये एंटीजन डी, यहाँ पर एंटीबॉडी डी बन गया। अब देखो, समान एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है? स्कंदित करती है। तो अब क्या होता है, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा है, आपको पढ़ाया था क्या पढ़ाया था? लिम्फोसाइट, और एक पढ़ाया था मोनोसाइट्स। बाहर से जाने वाले प्रतिजन के विरुद्ध ये दोनों मिलकर हमारे शरीर में एडवांस प्रतिरक्षा निर्माण करते हैं और एंटीबॉडी बना लेते हैं, जिससे बोलते हैं मेमोरी सेल। अब मेमोरी सेल जो कोशिका होती है, ये पहले जो प्रतिजन या एंटीजन जो प्रवेश किया उसकी पहचान कर लेती है। पहली बार वो पहचान नहीं कर पाती, जिसके कारण प्रथम संतान क्या रहती है? जीवित रहती है। लेकिन ये मेमोरी अब दूसरी बार ये RS कारक जैसे ही प्रवेश करेगा माता के शरीर में, तो वहाँ पर उपस्थित मेमोरी सेल्स क्या कर दिया? एंटीबॉडी क्या करेगी? इस एंटीजन को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। अब नष्ट करते क्या हो जाएगी? स्कंदित। एंटीजन और एंटीबॉडी की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं रक्त स्कंदन। और उसके पश्चात प्रथम संतान सुरक्षित है, लेकिन दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान जैसी जितनी भी संतानें होगी उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। उनकी RBC क्या हो जाएगी? फट जाएगी। और इस अवस्था को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, यानी शिशु अवस्था में क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है एक संतान के लिए। क्या है? अब देखो, इस प्रकार का जो जोड़ा होता है वो साइंस की भाषा में या साइंस के अकॉर्डिंग क्या होता है? अमान्य होता है, मतलब वो जोड़ा नहीं माना जाता। ठीक है, तो RS। अब देखो, इसके लिए भी कंडीशन है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग की अवस्थाएं जो शर्त है वो है, पहली शर्त इसमें क्या है कि जो माता हो वो हमेशा क्या रहनी चाहिए? नेगेटिव, RH नेगेटिव होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कि माता पिता दोनों का रक्त समूह क्या हो? समान हो। जैसे मान लो माता A है तो पिता भी क्या हो? A। तो दोनों क्या हो? समान हो। एक तो रक्त समूह समान होना चाहिए, एक माता नेगेटिव। यदि पिता नेगेटिव आ जाता है और माता पॉजिटिव हो जाती है तो इसमें नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है। तो यहाँ पर जो संतान होगी वो कैसी होगी? सामान्य होगी। क्या होगी? सामान्य होगी। तो इस प्रकार आजकल इसके उपचार के लिए, बचाव के लिए एक
दवा आ रही है जिसको बोलते हैं एंटी डी ड्रग। इसको लेने से क्या होता है, इस अवस्था से क्या हो सकता है, बचाव किया जा सकता है। तो ये था इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो आरएस कारक पर डिपेंड करता है। जब माता आरएस नेगेटिव हो और पिता आरएस पॉजिटिव हो तो इस प्रकार स्थिति में प्रथम संतान सामान्य रहेगी, लेकिन दूसरी संतान होते होते इसमें एंटीजन या कह सकते हो एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, जो क्रिया करके आरबीसी को नष्ट करने लग जाती है, जिससे दूसरी तीसरी संतान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके बचाव के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, एंटी डी ड्रग्स अपन यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार अपन ने इरिथ्रोब्लास्टोसिस के बारे में पढ़ा। उसके बाद में आजकल 2 नए ब्लड ग्रुप और चर्चा में, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहला जो ब्लड ग्रुप है, अगला जो ब्लड ग्रुप है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये मुंबई में 21 वर्ष से लड़की में खोजा गया है। ठीक है, इसे H1 ब्लड ग्रुप भी कहते हैं, इसलिए इसमें एंटीजन आपको पूछा तो H1 एंटीजन पाया जाता है। आई बस में अब इसकी जो वर्किंग है, इसके रिसर्च के बारे में अपन चर्चा करें। इसकी रिसर्च एक साइंटिस्ट है YM बेंडे, ये इसके बारे में क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। और इसके जो लक्षण या कार्य हैं वो ओ ब्लड ग्रुप के क्या है, समान ही है, यानी ये सभी को ब्लड क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ये आ गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। उसके बाद अपन अगला जो ग्रुप चर्चा में चल रहा है वो चल रहा है इनरा ब्लड ग्रुप। ये जो ब्लड ग्रुप है वो खोजा गया सूरत में एक लड़के के अंदर इसको देखा गया। इसका भी रिसर्च है, इसकी जो रिसर्च है वो भी YM बेंडे कर रहा है। इस ब्लड ग्रुप को H2 ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। इसमें जो एंटीजन होगा वो एंटीजन भी कैसा होगा, H2 एंटीजन पाया जाता है। और इसका जो कार्य है वो भी कार्य क्या होता है, ओ ब्लड ग्रुप के समान ही होता है। ये भी सभी को क्या कर सकता है, दान कर सकता है। तो ये शॉर्ट में क्या, इसमें से केवल इतना है, कौन सा वे साइंटिस्ट है जो इस ब्लड ग्रुप की रिसर्च कर रहा था, YM बेंडे ने। ठीक है, तो अपन ने ये पढ़ा ब्लड ग्रुप। ABO सिस्टम पढ़ लिया अपन ने ब्लड ग्रुप का, अपन ने RS फैक्टर पढ़ लिया, और 2 नए चर्चा में चल रहे उनके बारे में अपन ने क्या कर ली, चर्चा कर ली। उसके बाद अपन बात करेंगे कि माता संभावित संतान में ग्रुप, यानी संतान में संभावित रक्त समूह, संतान में संभावित रक्त समूह, इसके बारे में अपन आज थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। इससे यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। हमारे शरीर में टोटल कितने 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने 23, और ये क्या पाए जाते हैं, जोड़े के अंदर पाए जाते हैं। थोड़ा सा इसको समझना। अब मान लो इस पर एंटीजन ए पाया जा रहा, कौन सा, एंटीजन ए, और इस पे पाया जा रहा है एंटीजन ए, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। चीज़ को समझना। ये दूसरा जो जोड़ा है, ये मान लो गुणसूत्र जीन्स का दूसरा, इसमें देखो इस गुणसूत्र में मान लो ए है, इसमें ओ है, तो अब इसमें क्या होगा, इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, ए होगा। अब देखो यहाँ पर ए
बी, ये क्या होते हैं? प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण है, जेनेटिक्स अपन ने पढ़ ली। और बी होगा, ये भी क्या होगा? प्रभावी लक्षण प्रकट करेगा। लेकिन ओ होता है, ये कैसा होता है? अप्रभावी होता है। क्या होता है? अप्रभावी होता है। तो अब देखो ये दोनों उपस्थित, ये अप्रभावी, ये प्रभावी, तो ये अपने लक्षण प्रकट करेगा और क्या, कौन सा ग्रुप? ए ब्लड ग्रुप प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार अपन ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, उन बातों में अपन चर्चा करेंगे। जैसे मान लो आपके पास ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें ए और ओ दो जीन हो सकते हैं। इसी प्रकार बी है, बी में क्या हो सकता है? बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। ए बी में जो जीन होते हैं वो होते हैं ए और ये बी, और ओ ब्लड ग्रुप में क्या हो सकता है? ओ ही होंगे। आई बात समझ? अब आपको कहे कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो आपको बताना, देखो इस प्रकार यदि कुछ भी नहीं दे रखा हो तो आपको इस प्रकार मानना है और इसका ब्लड ग्रुप ए होगा। यदि इस प्रकार है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप क्या है? तो इसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए, इसका बी, इसका क्या होगा? ए बी, और यहाँ पर दोनों अप्रभावी, तो दोनों अप्रभावी मिलकर क्या प्रभाव प्रकट करेंगे? वही ब्लड ग्रुप बी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस पर आधारित अपन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसके लिए आपको मेंडल का जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसमें अपन ने संकरण करवाया। संकरण के आधार पर ये अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, यदि माता ए रक्त समूह तथा पिता ए बी रक्त समूह वाले हो तो संतान का रक्त समूह होगा। अब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है? आपको वही, जैसे मान लो ये पिता और ये माता, जब आपको इस प्रकार दे रखा हो तो यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पर ए बी दे रखा है। अब इसके जोड़े बनाने, आपके पास केवल अकेला ए आ जाए या बी आ जाए तो एक को तो एक बार रख देना है और साथ में क्या रख दो? ओ का कोई प्रभाव नहीं, अप्रभावी है, इसलिए इस प्रकार इसमें, और पहले से दो है तो ए और ये बी। अब आपको संतान, देखो यहाँ पर अपन युग्मकों की बात करें, जब भी कोई काय कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र संख्या आदि हो जाती है तो क्या बन जाता है? युग्म। अब इनके मध्य क्रॉस होता है, जैसे मान लो ए तो क्या आएगा? ए, एक को 2 बार, इसको फिर इससे करवाएंगे तो क्या आएगा? ए बी हो गया। फिर ओ को इससे करवाएंगे, क्या आएगा? ए ओ, और इससे करवाएंगे तो बी ओ। अब देखो ओ यहाँ अप्रभावित, इसको काट दो, देखो डबल आ रहा तो कोई मतलब मीनिंग वही होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। रक्त समूह क्या होगा? ब्लड ग्रुप पूछा आपको, ब्लड ग्रुप पूछा तो ए। यहाँ पर क्या आ रहा है? ए बी, यहाँ पर क्या आ रहा है? ए, और यहाँ पर आ रहा है बी। कहने का मतलब ये हुआ, यदि माता ए और पिता ए बी रक्त समूह हो तो संतान में ब्लड ग्रुप होने की संभावना ये हो सकती है कि देखो ये 2 जगह हो रहा है तो ये 50% चांस किसके होंगे? ए ब्लड ग्रुप के, 25% ये ए बी वाले, और 25% किसके चांस रहेंगे? बी ब्लड ग्रुप के। तो इस प्रकार अपन संतान के ब्लड ग्रुप के बारे में अपन पहचान कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद मान लो यहाँ पर मैंने बी रख दिया और यहाँ पर मैंने रख दिया ए। क्या रख दिया? ए। यानी कि यदि माता बी रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप क्या है? बी, और पिता का क्या है? ए, तो होने वाली रक्त समूह है तो वाली रक्त समूह वाली हो तो संतान का रक्त समूह होगा। तो आपको वैसे ही आपको रखना है, यहाँ पर पिता कर लेना है, समझ में आ रही है? यहाँ माता कर लेना। अब माता है वो बी ग्रुप वाली है, किस ग्रुप वाली? बी, और पिता है वो ए ग्रुप में।
ठीक है। अब इनको अपन को वही इनके युग्मन बनाने हैं, तो देखो ए में तो ए तो होगा, अब ये अकेला है तो अपन क्या रख सकते हैं, ओ रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर ए सॉरी बी है और यहाँ पर अकेला कुछ नहीं तो क्या मान लें, 0 मान लेते हैं। इनके मध्य क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। ए वाले को बी से करवाएंगे तो क्या बन गया, ए बी। ए वाले को ओ से कराएंगे तो ए ओ से करवाएंगे बी का तो बी ओ, और ओ का ओ से करवाएंगे तो ओ। अब देखो इधर ये ए बी दोनों अपने लक्षण प्रकट करेंगे तो ये ए बी हो गए। ए ओ यहाँ ए ओ पर अपने लक्षण प्रकट नहीं करेगा तो कौन सा ग्रुप हो गया, ए। यहाँ पर ये ओ नहीं करेगा तो कौन सा हो गया, बी। और यहाँ पर दोनों ही ओ है तो ओ। तो इनमें देखो 25% क्या हो जाएंगे, ए बी के संभावना हो सकती है, ए बी ग्रुप का भी हो सकता है। 25% क्या हो जाएंगे, ए ग्रुप के भी हो जाएंगे। 25% चांस क्या बनते हैं कि ये बी ग्रुप का भी हो सकता है, और 25% चांस बनते हैं किसके, ओ ग्रुप के। आई बात समझ में। तो इस प्रकार अपन को कोई ग्रुप, माता पिता को ग्रुप दे रखा हो और फिर आपसे ये पूछे कि इनमें से कौन सा संभव है तो आप कौन सा बताओगे, इस प्रकार अपन सॉल्व करके अपन बता सकते हैं कौन कितने प्रतिशत या कौन कौन से रक्त समूह संभावित हो सकते हैं। तो इस प्रकार अपन ने रक्त संतान में संभावित रक्त समूह की पहचान करना सीखा। अब अपन कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो रक्त समूह या ब्लड से महत्व रखते हैं। तो अपन लिखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट अपन ये रखते हैं कि जो ब्लड बैंक है, पहला पॉइंट है ब्लड बैंक में रक्त को 4.4 डिग्री सेल्सियस ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा पॉइंट इसका, एक यूनिट, कितना, एक यूनिट ब्लड कितना होता है, कितना ml, तो 350 या कैसे 350 ml, 350 ml। फिर आता है कि ब्लड बैंक में सामान्यतया 21 दिन, हमें 21 दिन रक्त को रखा जा सकता है। ज़रूरत इतनी होती है, इतना लंबा चलता नहीं, लेकिन मैक्सिमम अधिकतम समय पूछे आपसे कि अधिकतम कितना समय, अधिकतम समय ब्लड बैंक में रखा जाता है, तो आपको याद रखना है 42 दिन। लगभग कितने दिन, 42 दिन। फिर उसके बाद में ब्लड बैंक में रक्त का जमे नहीं, उसके लिए क्या होता है, उसमें कुछ आर्टिफिशियल पदार्थ डाले जाते हैं, तो रक्त को जमने से रोकने के लिए सोडियम साइट्रेट या सोडियम डेक्सट्रेट या EDTA मिलाया जाता है, जो कैल्शियम आयन को पकड़ लेते हैं, जिसके कारण
रक्त का थक्का नहीं बनता। अगला इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रक्त नलिकाओं में रक्त को जमने से हेपेरिन प्रोटीन बचाती है। ठीक है, बात करते, देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ब्लड बैंक में रक्त को 4.4 डिग्री सेल्सियस ताप पर सुरक्षित रखा जाता है। 1 यूनिट ब्लड में लगभग 350 ml होता है। और यही अमेरिका के बारे में पूछा जाए, अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका में 1 यूनिट ब्लड की वैल्यू होती है 420 ml। ठीक है, फिर उसके बाद में ब्लड बैंक में सामान्यतः कितना 21 दिन तक ब्लड को रखा जा सकता है। अधिकतम समय कितना है 42 दिन, जिसको बोल सकते हैं 6 वीक। और ये कितना होगा 3 वीक। आई बात समझ में। फिर उसके बाद में आता है कि रक्त को जमने से रोकने के लिए सोडियम साइट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेट या EDTA को मिलाया जाता है। जो कैल्शियम आयन होता है उसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। फिर उसके बाद में आता है रक्त नलिकाओं में रक्त जमने से रोकने के लिए क्या पदार्थ पाया जाता है, हिपेरिन, जो कि यकृत में निर्मित होता है। कहाँ निर्मित होता है, यकृत में निर्मित होता है। तो अपन ने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। अब उसके बाद थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। एंटीजन व एंटीबॉडी का अध्ययन कहलाता है सीरोलॉजी। क्या कहलाता है, सीरोलॉजी। और एंटीजन और अध्ययन तो क्या कहलाता है, सीरोलॉजी। एंटीजन और एंटीबॉडी की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं रक्त स्कंदन। क्या बोलते हैं, रक्त स्कंदन। तो इस प्रकार अपन ने रक्त के बारे में अपन ने पढ़ा, रक्त समूह के बारे में पढ़ा, ब्लड बैंक में किस प्रकार ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है, इन सभी की चर्चा की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।